हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मनोज रावत है और मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर हूं। और आज हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में गॉस थ्योरम पढ़ा था और गॉस थ्योरम को कहां कहां अप्लाई करते हैं इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम के क्या क्या एप्लीकेशन है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है हमारा गॉस थ्योरम का, वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन infinitely long thin charged wire। तो हमें किसी इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो लेट अस सपोज मैंने एक फिगर बनाया और ये मैंने क्या ले लिया, एक इनफाइनाइट वायर ली और इसके कारण सपोज मेरे को P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। पहली बात तो हम गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ही बात है जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, तो जिस पॉइंट पे मेरे को निकालना होगा उस पॉइंट पे मैं एक गॉस, उस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पॉइंट के अक्रॉस क्या बनाऊंगा, एक सिमेट्रिक तुम्हारा गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। अब मेरे को पता है अगर मेरे पास कोई भी थिन वायर है उसके लिए जो हमारा सिमेट्रिकल फिगर होगा वो हमेशा क्या होगा, सिलेंडर होगा कि नहीं होगा। इसका एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई पेन है, जो बॉल पेन आते हैं और उसके अंदर रिफिल है, अगर मैंने रिफिल से उस पेन का सरफेस देखूं तो क्या इक्वल दूरी पे होगा, यानी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो गया, उस गॉसियन सरफेस के लिए क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। इसलिए हम किसी लाइन चार्ज के लिए कैसा गॉसियन सरफेस लेते हैं, हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो मैंने P को जहां पे भी हमें कैलकुलेट करना है उसको होते हुए हमने क्या बनाया, एक गॉसियन सरफेस बनाया। क्या बनाया, एक गॉसियन सरफेस बनाया जो किस शेप का है, हमारा सिलिंड्रिकल शेप का है। और ये जो हमारे पास थिन वायर है इसकी मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मान ली। क्या मान ली, लैम्डा। और जो ये हमने क्या बनाया है, ऑफ कोर्स ही बात है हमने ये सिलेंडर बनाया है, इसकी लेंथ या हाइट मैंने एल ले ली। ठीक है, अब मेरे को P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पहली बात तो ये प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड होगी। तो मैंने आउटवर्ड दिखा दी। क्या दिखा दी, मैंने आउटवर्ड दिखा दी। और मैंने जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहां पे मैंने अपनी तरफ से गॉसियन क्या ले लिया, एक स्मॉल सरफेस ले लिया। क्या ले लिया, स्मॉल सरफेस, जिसका एन कैप क्या होगा, आउटवर्ड होगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो ये है मेरा सिलेंडर, इसके लिए अगर मैं ds वेक्टर कहीं पे भी बनाऊं तो वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। और जो इसके अंदर हमारी रिफिल है, सपोज कर लो वो हमारे पास लाइन चार्ज है, उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आएगी, बाहर ही आएगी हमेशा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो एरिया वेक्टर है उसके बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब एक और चीज जो बुकों में नहीं बताई होती है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड P पे हमेशा इसकी डायरेक्शन कैसे ले रहे हैं, आउटवर्ड ले रहे हैं। बट ऐसा इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि हमने वायर को क्या लिया, इनफाइनाइट। क्योंकि अगर मैं मान लो किसी इस पॉइंट से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से और इस चार्ज से निकालूंगा तो क्या होगा, यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी इस वाले चार्ज के कारण और ये जो यहां से आएगी, उनके जो कौन सा वाले कंपोनेंट होंगे, अगर मैंने ये एंगल थीटा मान लिया तो ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, हमारे कैंसिल आउट कर देंगे। यानी फिर भी हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे आएगी, सेम डायरेक्शन में, यानी हमेशा आउटवर्ड आएगी। बट ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमने वायर को क्या लिया, इनफाइनाइट लिया। अगर तुमने वायर को इनफाइनाइट ले लिया तो हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए टॉपिक का नाम ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। कोई डाउट किसी को?
इसका रेडियस मैंने क्या मान लिया, सिलेंडर का आर, जो ऑफकोर्स सी बात है हर जगह से दूरी, अगर मैं पी पॉइंट यहां लेता तो भी आर ही दूरी आती। क्लियर है? अब मेरे को गॉस थ्योरम की हेल्प से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। हमने क्या मान लिया, लेट लैम्डा बी लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे या ऐसे जा रही है, ठीक है। अब देखो, अगर कहीं पे भी इस सरफेस में डीएस वेक्टर लोगे, अगर नीचे भी लोगे तो डीएस वेक्टर नीचे आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या है, नीचे। तो अगर नीचे भी दिखाना होगा डीएस, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच में क्या आएगा, 0 डिग्री ही आएगा। बट अगर मैं इस फेस का कोई डीएस लूं, उसका जो यहां पे डीएस होगा और यहां पे डीएस होगा, इस डीएस का जो एरिया होगा, वेक्टर होगा, वो आउटवर्ड होगा, इस तरफ होगा। और ऐसी इधर का भी कितना होगा हमारा, इस तरफ को होगा एन कैप। अब अगर इस वाले फेस की बात करूं तो एन कैप इधर है, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो कितने का एंगल बना, 90। और हमें पता है कि अभी फ्लक्स का फॉर्मूला कल ही पढ़ा था, ई डॉट ए होता है या ई डॉट डीएस होता है। तो ऑफकोर्स सी बात है, डॉट हटेगा तो कॉस थीटा लगेगा, कॉस 90 क्या होता है, 0, यानी यहां से और यहां से कोई फ्लक्स पास ही नहीं होगा। और वो लॉजिक भी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है तो कभी ऐसे क्या नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी, यानी यहां से और यहां से तो हमारा फ्लक्स 0 आने वाला है। तो अगर मैं इस फ्लक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, फाई लेफ्ट, फाई राइट और फाई मेरा सी कर्व के लिए मान लिया, तो लेफ्ट के लिए थीटा कितना है, 90, राइट के लिए भी थीटा कितना है, 90, और कर्व के लिए थीटा कितना है, 0। तो अगर मैं यहां पे ई डी एस कॉस 90 लिखूं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी ई डी एस कॉस 90 0 हो जाएगा, और ये वाला ई डी एस कॉस 0 हो जाएगा। तभी जो फ्लक्स आएगा वो केवल इसके कारण आएगा। तो जो टोटल फ्लक्स फाई है वो आ जाएगा, इसके कारण 0, इसके कारण 0, तो ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, अंदर क्या रह जाएगा, डीएस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बाहर आएगी, देखो अगर मैं पी पॉइंट यहां होता तो भी आर दूरी पे होता, यहां होता तो भी आर दूरी पे होता, यहां होता तो भी आर दूरी पे होता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे जो हमारा ये गॉसियन सरफेस, इसके सरफेस पे हमेशा हर जगह कांस्टेंट है, तो वो क्या होगी, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास छोटे छोटे डीएस बचेंगे। अब अगर मैं छोटे छोटे डीएस को ऐड करूं, देखो ध्यान से, यानी इस पे छोटे छोटे डीएस मैंने ऐड किए, तो ये कौन सा एरिया बनेगा इसका, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या बनेगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर, क्या बन जाएगा, टोटल सीएसए ऑफ सिलेंडर। तो हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, 2 पाई आर एच, एच के बदले एल ले रखा है, तो ई इंटू 2 पाई आर एल मेरा फ्लक्स आ गया। अब हमें पता है क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, जो ये फ्लक्स होता है फाई किसके बराबर होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इंक्लोज्ड। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, ये तो इनफाइनाइट वायर है, अब इसमें कितना चार्ज, हमें केवल चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना आएगा वो निकालना है। तो फाई के बदले तो मैं ये लिख देता हूं, ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू। क्यू इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना होगा, मेरे को पता है इसकी, हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ले रखी है, और तुम्हें पता है लैम्डा का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसके अंदर चार्ज उतना ही होगा जितना इस गॉसियन सरफेस के अंदर होगा, तो यानी इस गॉसियन सरफेस की लेंथ लेनी पड़ेगी, कितनी है उसकी लेंथ, एल, तो यानी क्यू कितना आ जाएगा यहां से अगर मैं निकालूंगा तो लैम्डा इंटू एल, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, लैम्डा एल, एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां पे मेरे को साफ साफ दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर से, और लॉजिक भी है, इस सिलेंडर से जितना दूर जाते रहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। तो अगर ई और आर के बीच में मेरे को ग्राफ बनाना है तो बहुत आसान सा बन जाएगा, कैसा बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। तो कहां पे बनाऊं, यहां पे बना रहा हूं, ई और आर के बीच में,
ई और आर के बीच में जो ग्राफ बनेगा इनवर्सली बनेगा। अगर ई और 1/r के बीच में बनाएंगे तो डायरेक्टली बनेगा। ये तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन है किसका, तुम्हारा गॉस थ्योरम का। कोई डाउट किसी को? फटाफट नोट करो जल्दी। जल्दी नोट करो। हो गया नोट? ये पहला एप्लीकेशन है। चलो नोट हो गया होगा। बढ़े आगे। जल्दी करो नोट। जल्दी जल्दी। हो गया? चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन डाल दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a spherical charge cell. Electric field due to a spherical charge shell. क्या डाल दो हेडिंग? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल चार्ज शेल। चल तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, रब करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज
स्फेरिकल शेल या हॉलो स्फीयर भी बोल सकते हैं, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर भी बोल सकते हैं, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। तो मेरे पास एक इस बार स्फेरिकल शेल है। तो लेट अस सपोज हमने एक स्फेरिकल शेल ले लिया, चार्ज स्फेरिकल शेल, इस तरफ बनाते हैं, चार्ज स्फेरिकल शेल है। और इस पे टोटल चार्ज मैंने क्या मान लिया, क्यू मान लिया। क्या है, क्यू है हमारे पास, टोटल चार्ज क्यू है इस पे। और मेरे को इसके कारण, स्फेरिकल शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पहले तो मैं इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां कहां निकाल सकता हूं, एक होगा आउटसाइड इस शेल के बाहर, एक होगा इस शेल के अंदर इनसाइड, और एक होगा ऑन द शेल। तो पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, आउटसाइड पे। तो मान लो मेरे को पी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि अगर मेरे को, हम गॉस थ्योरम का यूज कर रहे हैं और मेरे को कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ऑफ कोर्स की बात है मैं क्या करता हूं, उस पॉइंट पे जहां पे निकालना होता है वहां पे गॉसियन सरफेस बनाता हूं जो इससे सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब मेरे को पता है अगर मेरे पास कोई स्फेयर है तो उससे एक बड़ा स्फेयर ही तो क्या हो सकता है, उससे सिमेट्रिकल हो सकता है। तो मैंने पी पे होते हुए, ऑफ कोर्स ये बात है हम बोर्ड में या कॉपी में बना रहे हैं तो हमें ये 2D तो लगेगा, 3D लगेगा नहीं, बट एक्चुअल में क्या ये स्फेयर है। तो मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दिया पी पॉइंट को होते हुए। अब मैंने जो ये शेल है इसका अपना रेडियस कैपिटल आर लिया, और जिस पॉइंट पे पी पे निकालनी है वहां पे मैंने एक छोटा सा एरिया ds मान लिया, और जिसका एरिया वेक्टर एन क्या बाहर है, और सबको पता है ये प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहां निकल रही होंगी, बाहर को निकल रही होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर होंगी। अब ये ds तुम इधर लो इधर लो इधर लो कहीं पे भी लो, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सेम एंगल ही बनाएगा। गॉस थ्योरम का यही यूज है, हमें ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेना है या ऐसे हमारे को गॉसियन सरफेस लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है वो हर जगह सेम एंगल बनाए। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में 0 डिग्री आ रहा है। अब मैंने मान लिया यहां से लेके इस गॉसियन सरफेस का जो वो है हमारा डिस्टेंस है वो क्या है, r है। और ये r हम बोल भी सकते हैं कि बड़ा जो हमने आउटवर्ड हमारा गॉसियन सरफेस बनाया उसका क्या है, रेडियस भी हो गया एक तरह से। अब मेरे को गॉस थ्योरम की हेल्प से आउटसाइड में ए पार्ट, आउटसाइड मतलब आर क्या होगा, ग्रेटर देन आर, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं गॉस थ्योरम लगाऊं तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, E डॉट ds इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इंक्लोज Q। अब मैंने कैपिटल Q माना है तो कैपिटल Q हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में साफ साफ दिख रहा है एंगल कितना आ रहा है, 0, तो cos 0 हो गया, इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q, ठीक है। अब अभी मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस में कहीं पे भी लो वो r दूरी पे होगी, और चार्ज भी क्या है, सेम है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या आने वाली है, कांस्टेंट। तो इसे इंटीग्रेशन से क्या ले लेंगे हम, बाहर, अंदर क्या बचेगा, छोटे छोटे ds। अब छोटे छोटे ds अगर मैं ऐड करूं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन या ऐड, तो वो क्या देगा हमारे को, टोटल सरफेस एरिया। क्या देगा, टोटल सरफेस एरिया। और वो मेरे को स्फीयर का पता है कितना होता है, कितना होता है भाई, 4 पाई। अब क्योंकि ये किसका है, हमारा गॉसियन सरफेस का है, तो गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है, स्मॉल r है, तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालूं तो कितना आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। Q मैं कैपिटल ले रहा हूं तो मैंने यहां पे कैपिटल कर दिया, तुम स्मॉल लो कैपिटल लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने डायग्राम में कैपिटल दिखा दिया इसलिए मैंने कैपिटल कर दिया। तो ये तो आ गया हमारा आउटसाइड। अब अगर मैं इनसाइड की बात करूं, इनसाइड में सॉरी ऑन द सरफेस की बात करूं, अच्छा ये जो तुम्हारा ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इसे क्या देख के पता लग रहा है, ये तो किसी पॉइंट चार्ज के लिए, मतलब मैं बोल सकता हूं कि स्फेरिकल शेल भी
अगर मैं उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकालता हूं तो वो एज अ पॉइंट चार्ज की तरह ही ट्रीट होता है। कैसा ट्रीट होता है? एज अ पॉइंट चार्ज की तरह। अब ये कैसे पता लगा? बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन ऐसा आ रहा है कि मुझे क्या फील दे रहा है कि ये स्फेरिकल शेल क्या है, एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट हो रहा है, यानी ये जो टोटल चार्ज क्यू है ये इसके सेंटर पे है, ऐसा ट्रीट हो रहा है हमें बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देन ऑन द सरफेस की बात करूं तो आर किसके बराबर होगा भाई? कैपिटल आर। तो वेयर स्मॉल आर के बदले में क्या कर दूंगा? कैपिटल आर रख दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मेरा क्या आ गया? ऑन द सरफेस। लास्ट है हमारे पास इनसाइड। इनसाइड को हम यहां पे बता देते हैं, फिर एक साथ नोट कर लेना। अब इनसाइड की बात करें तो इनसाइड मतलब आर क्या है हमारा? लेस देन आर। यानी मेरे को एक गॉसियन सरफेस अब अंदर बनाना पड़ेगा। मान लो मेरे को यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैंने यहां पे क्या बनाया? एक गॉसियन सरफेस बनाया, छोटा सा ds। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर है और एन कैप भी बाहर है, तो दोनों के बीच में फिर से एंगल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो जब मैं गॉस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या आएगा? E डॉट ds इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q इंक्लोज। अब खेल यहां पे हो गया कि जब हम Q इंक्लोज की बात करेंगे, इस गॉसियन सरफेस के बाहर है ये स्फीयर, इसके अंदर कोई भी स्फीयर नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई भी हमारा चार्ज नहीं है। इस स्फीयर के बाहर है ये चार्ज, अंदर तो है ही नहीं, यानी Q इंक्लोज क्या हो गया? 0 हो गया। यानी यहां पे इनसाइड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी बिकॉज Q इंक्लोज 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और हमने पढ़ा हुआ भी है कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। क्लियर है? तो ये हमारे पास हमने किसकी? गॉस थ्योरम की हेल्प से भी निकाल दिया। अब इसका ग्राफ भी पूछा जाता है, तो मैं इसका ग्राफ यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में। अगर इनसाइड देखो, पहले तो इनसाइड बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो मैंने इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बना दी, ये 0 है। फिर सरफेस पे क्या आई? मैक्सिमम आई, जो कितनी है? Q बाय आर स्क्वायर। और इसके बाद देखो आउटसाइड में क्या है? आर स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी यहां पे मैक्सिमम आई सरफेस पे, और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं ये हमारा इनसाइड का हो गया, ये R इक्वल टू आर का हो गया ऑन द सरफेस का, और ये हमारा क्या हो गया? R ग्रेटर देन R का आउटसाइड का हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में हमारा ये ग्राफ बन गया। कोई डाउट किसी को? फटाफट नोट करो। इसमें मैं एक तुम्हें बताऊंगा, जब हमारे पास शेल नॉन कंडक्टिंग हो, तो नॉन कंडक्टिंग हो और हमारे पास क्या हो? जो यानी जो हॉलो है, हॉलो के बदले सॉलिड हो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, तो क्या होगा? तब इनसाइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। वो मैं तुम्हें कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, लेकिन उसका आउटसाइड और सरफेस सेम होता है। मैं केवल तुम्हें क्या करके दिखाऊंगा? इनसाइड करके दिखाऊंगा। वहां पे इनसाइड क्या नहीं होगी? 0 नहीं होगी। उससे पहले इसे फटाफट नोट करो।
हो गया, जल्दी करो नोट। चलो रब करते हैं, वीडियो पॉज करके कर लेना नहीं तो, ठीक है। अब मैं जो तुम्हें कराने वाला हूं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए कराने वाला हूं, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर के लिए। बट मैं केवल उसका आउटसाइड कराऊंगा, सॉरी इनसाइड कराऊंगा, क्योंकि आउटसाइड और जो सरफेस आता है वो तो सेम एक्सप्रेशन आता है जो अभी हमने किया है। किसके लिए? इसके लिए हमारा स्फेरिकल शेल के लिए, ठीक है, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के लिए। तो अब बात करने वाले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फेरिकल शेल। सॉलिड चार्ज स्फेरिकल, सॉरी चार्ज स्फीयर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर, हमारे पास कोई स्फीयर है, चार्ज ही है बट नॉन कंडक्टिंग है, और हमारे पास साथ में क्या है, सॉलिड है। तो देखो मतलब कुछ ऐसा सा है, हमारे पास ये कोई नॉन कंडक्टिंग वो है, स्फीयर है और चार्ज है। अगर चार्ज देंगे, नॉन कंडक्टिंग में ये होता है कि अगर तुम किसी जो कंडक्टर नहीं होता, कंडक्टर में क्या होता है, अगर चार्ज देते हो तो वो पूरा का पूरा सरफेस पे आ जाता है, ये हमने पहले चैप्टर मतलब पहले पढ़ा हुआ है। बट क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो जहां चार्ज दोगे वो वहां रिसाइड कर जाएगा, तो अंदर भी हमारा चार्ज होगा इस बार। तो पहली बार दिक्कत आ रही थी, इनसाइड में कोई भी चार्ज नहीं हो रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जा रही थी, लेकिन इस बार तो इनसाइड में भी चार्ज है, यानी जब मैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाऊंगा और मैंने मान लिया इस पे जो हमारी वो है रो, हमने क्या मान लिया, इस पे क्या है हमारे पास, हमने पहला पढ़ा हुआ है सिग्मा, रो और लैम्डा। रो क्या होता है हमारा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ऑफ कोर्स ये बात है, मेरे को इनसाइड निकालना है, तो मैंने यहां पे फिर से एक पी पॉइंट मान लिया और यहां पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो हम पी पे क्या बनाएंगे, एक गॉसियन सरफेस बना देंगे। तो मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दिया और यहां पे हमने एक छोटा सा डीएस ले लिया जो आउटवर्ड होगा एन कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी बाहर ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप के बीच में 0 डिग्री आ जाएगा। जैसे हमने वहां लिया था, इसका सेंटर कैपिटल आर लिया था, जो हमारा शेल या हमारा स्फीयर है उसका आर ही लिया है, और जो अंदर गॉसियन सरफेस बनाया है उसका स्मॉल आर ले लिया, ठीक है। तो अब मैं फिर से क्या लगाऊंगा, गॉस थ्योरम, और यहां पे मैंने रो मान लिया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होगा, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इंक्लूज। अब क्योंकि याद है मैंने टोटल चार्ज क्यू इसमें बोला है, लेकिन अगर मैं इस गॉसियन सरफेस देखूं तो इसके अंदर क्या पूरा का पूरा कैपिटल क्यू आ रहा है, नहीं, चार्ज आ रहे हैं लेकिन क्या आ रहे हैं, कैपिटल क्यू पूरा नहीं है, यानी उसका कुछ पार्ट है। अब मैंने उसे थोड़ी देर के लिए मान लिया किया क्या है वो क्यू डैश। अब हमें पहले तो ये क्यू डैश भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो मैं ये क्यू डैश पहले यहां पे निकाल रहा हूं। कैसे, हमें पता है जो रो होता है वो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वो किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं टोटल उसके लिए निकालता स्फीयर के लिए,
तो टोटल चार्ज है उसका Q, और वॉल्यूम कितना है टोटल उसका 4/3, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। अब यही रो अगर मैं इसके लिए निकाल दूं तो वो क्या होगा, चार्ज कितना आएगा स्मॉल क्यू, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। यहां पे क्या है कैपिटल क्यू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी मेरे को स्मॉल क्यू की तो वैल्यू निकालनी है। तो कितना आ जाएगा क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो यानी जो इसके अंदर इनसाइड में चार्ज होगा वो इतना होगा। तो ऑफकोर्स ये बात है वही निकालना था मेरे को, ये क्यू मान लिया मैंने। तो ई डॉट डी एस कितना एंगल बन रहा था, ई डी एस कॉस 0 इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज, जो कितना आ गया क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब तुम्हें पता है कि अगर मैं कहीं पे भी, जैसे मैंने ये पॉइंट यहां पे लिया जहां निकालना है, यहां पे कहीं पे भी लेता वो स्मॉल आर दूरी पे आता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती कांस्टेंट होती, तो उसे हम किससे बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से। अंदर क्या आ जाएगा डी एस कॉस 0, तो क्योंकि 1 होता है, और यहाँ पे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। अब अगर मैं छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर, सॉरी छोटे छोटे डीएस को ऐड करूं तो अंदर वाले का क्या बन जाएगा सरफेस एरिया बन जाएगा, और वो हमें पता है कितना होता है स्फीयर का 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। 2 आर से 2 आर कट जाएंगे तो आर क्यूब है तो 2 पावर बच जाएगी, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक आर और नीचे क्या बचेगा आर क्यूब। अब मेरे को पता है आर वेरिएबल है, कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, यानी अब इनसाइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई आर से, और आउटसाइड वाली केस तो हमने पहले पढ़े हुए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जो हमारा इसके लिए कर्व बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में, इनसाइड में 0 नहीं होगा, इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस पे मैक्सिमम हुई और उसके बाद फिर से घटने लग गई, तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनसाइड के लिए हो गया, ये आर इक्वल टू आर के लिए हो गया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हमने आउटसाइड के लिए पढ़ा हुआ है। तो ये इनसाइड, ये सरफेस, और ये आउटसाइड के लिए हो गया, इनसाइड सरफेस आउटसाइड के लिए। पिछले में यहां पे क्या आ रहा था 0, इस बार 0 नहीं आ रहा, बिकॉज जो चार्ज होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में वो अंदर भी वो क्या कर सकता है रिसाइड कर सकता है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, फटाफट इसे नोट कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी के मतलब उससे पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर जेई और नीट की बात करें तो इंपॉर्टेंट, फटाफट नोट करो, जल्दी करना। तीसरा एप्लीकेशन करेंगे इसका, सॉरी चौथा। हो गया नोट, करो करो। जल्दी करो।
हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट चार्ज शीट बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ, ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो मेरे पास कोई मान लो प्लेट है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है मतलब डॉट डॉट मतलब ये, ठीक है। और इसके कारण मेरे को P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सपोज करो अब किसी भी इनफाइनाइट शीट के लिए हमें गॉसियन सरफेस बताना है, क्या होगा, क्या बताना है हमें, किसी भी इनफाइनाइट शीट के लिए हमें गॉसियन सरफेस बताना है क्या होगा। ठीक है, तो बात करेंगे हम, मैंने बोला था इनफाइनाइट शीट के लिए हमें क्या था ना, गॉस सरफेस क्या होगा। तो मैं एक पेपर लेने गया था, मान लो मेरे पास कोई थिन शीट है, ठीक है, और मेरे को उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस थिन शीट को क्रॉस करते हुए एक सिलेंडर बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, सिलेंडर बना रहा हूं, और वो इस शीट को क्रॉस करते हुए जा रहा है, ऐसे क्रॉस करते हुए हमारा, मैंने P पॉइंट को एक गॉसियन सरफेस बनाया है, जो हमारा क्या है, एक सिलेंडर है। क्या है हमारा, सिलेंडर। और ये शीट है, शीट को काटते हुए जा रहा है। क्या आता है, शीट को काटते हुए जा रहा है। तो ऑफकोर्स ही बात है, इस शीट से ये P पॉइंट जो होगा, अब बहुत से बोलेंगे यही क्यों बनाया। अब सिंपल सी बात है यार, अगर मेरे को P पॉइंट यहां पे और यहां पे सेम दूरी बनाना है तो एक सिलेंडर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को 3D बनाना है। बहुत से बोलते हैं एक लाइन बना दो, लाइन नहीं, हमें 3D फिगर बनाना है। तो 3D फिगर हमेशा क्या होगा, एक सिलेंडर ही हो सकता है, ना क्यूब हो सकता है इसके लिए, ना स्फीयर हो सकता है। तो क्या हो सकता है, हमारा एक सिलेंडर हो सकता है जो कि इसे काटते हुए जा रहा हो। अब मेरे को P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब मेरे को पता है ये इनफाइनाइट शीट है, इस पे मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले ली, जिसका फॉर्मूला सबको होता है चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। मैंने मान लिया, अब क्योंकि मेरे को पता है इसका एरिया मैंने ले लिया A, क्या ले लिया A, और इसका एन कैप बाहर है, और इसका एरिया भी मैंने A ले लिया, और इसका एन कैप भी इस तरफ होगा, आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक, तुम्हें पता है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अब ये शीट है और ये प्लेन चार्ज शीट है, तो इसके पॉजिटिव चार्ज इस तरफ भी है इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, दोनों तरफ को आउटवर्ड होगी। तो इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही होगी, और इस तरफ भी कैसे होगी, ऐसे होगी। तो अगर मैं इससे टोटल फ्लक्स की बात करूं जो निकल रहा होगा शीट से, टोटल फ्लक्स फ्रॉम शीट जो पास हो रहा होगा इनसे, वो कितना हो जाएगा,
यहां से भी ई डॉट ए और यहां से भी ई डॉट है। इस बार मैंने स्मॉल ds नहीं लिया है बिकॉज ये टोटल हमारा एरिया ही मैंने ए मान लिया। अब दोनों के ई और ए के बीच में कितना एंगल दिख रहा है? 0, तो cos 0 कितना होता है? 1, तो EA प्लस EA कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स 2 टाइम्स ऑफ EA हो जाएगा। कोई दिक्कत? और हमें पता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है हमारे पास? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो ये फ्लक्स होता है फाई, वो किसके बराबर होता है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इंक्लोज्ड। अब मेरे को पता है फाई के बदले तो ये आ जाएगा 2EA 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, इसके अंदर से कितना चार्ज पास होएगा समझना। भाई ये शीट है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। मेरे को ऑफकोर्स ये बात है कि जो गॉसियन सरफेस है वो इतने एरिया को काटते हुए जा रहा है इस शीट के, और ये इतना एरिया ए के बराबर ही तो होगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या ले रखा है? ए, तो ये भी कितना होगा? ए, यानी जो चार्ज इसके अंदर होगा Q वो किसके बराबर हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए के बराबर, क्योंकि एरिया क्या है? जो ये एरिया है वो ही यहाँ पे भी क्रॉस होते हुए जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिग्मा टाइम्स ऑफ ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गई। क्या देखा मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड किससे इंडिपेंडेंट है? इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किससे इंडिपेंडेंट आ रही है? डिस्टेंस से। वो इसलिए क्योंकि शीट हमने इनफाइनाइट ली है। अगर शीट जो इनफाइनाइट ली है उसके साइज के कंपैरिजन में जहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं वो स्मॉल है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? थ्रू आउट क्या आ जाएगी? किससे इंडिपेंडेंट आएगी? कांस्टेंट आएगी। और किससे इंडिपेंडेंट आएगी? हमारे डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट आएगी। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन था 4th। आज के लिए हम इतना ही एंड करेंगे और कल फिर से नए लेक्चर के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।